नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। चुनाव आयोग फरवरी महीने के अंत तक या मार्च के पहले सप्ताह में आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। इसके बाद सभी दलों और गठबंधन को 543 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान करना होगा। सत्ताधारी एनडीए गठबंधन इसके लिए तैयार है और जल्द ही उन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है जहां उसे जीत नहीं मिली है। लेकिन इंडिया गठबंधन के चुनौती बड़ी है। कई दल पहले ही गठबंधन को झटका दे चुके हैं और जो बचे हैं वो भी हर दिन कांग्रेस को धमकाते हुए ही लग रहे हैं। कांग्रेस इस गठबंधन को आगे ले जाते कभी गंभीर दिखी ही नहीं। ऐसा आरोप गठबंधन के तमाम दल लगाते रहे हैं। उसके पीछे कारण भी है और वजह भी। दरअसल जब गठबंधन में मौजूद दल लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग की बात कर रहे होते तब कांग्रेस के नेता सही समय का जिक्र करते रहे। इसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की हार के साथ ही विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस ने इन चुनावों में इंडिया के सहयोगी दलों को साथ लिए बगैर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया था। 3 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद अब इंडिया गठबंधन के उसके कई सहयोगी दलों ने पार्टी पर बाकी दलों की अनदेखी करने का आरोप लगाया था। विपक्षी दलों का गठबंधन आपसी कलह से जूझ रहा है। अब तक कई बड़ी पार्टियां अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं कई बड़े नेता इस गठबंधन के साथ साथ अपनी पार्टी भी छोड़ चुके हैं। पहले देखते हैं एक रिपोर्ट, फिर इस खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए बड़े जोर शोर से बना 28 दलों का गठबंधन आखिरकार भानुमति का कुनबा ही निकला। मोदी विरोध के धरातल पर खड़ी की गई विपक्ष की कथित एकता ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गई और जो कुछ थोड़ी बहुत संभावना दिख रही थी उसमें भी आखिरी कील ठोकने की कोशिश जारी है। दरअसल विपक्ष के गठबंधन की अगुवाई कांग्रेस कर रही थी या करते दिख रही थी। अभी भी ये प्रश्न उतना ही जरूरी है जितना मजबूत विपक्ष लोकतंत्र के लिए जरूरी है। कांग्रेस इस गठबंधन को आगे ले जाते कभी गंभीर दिखी ही नहीं। ऐसा आरोप गठबंधन के तमाम दल लगाते रहे हैं। उसके पीछे कारण भी है और वजह भी। दरअसल जब गठबंधन में मौजूद दल लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग की बात कर रहे होते तब कांग्रेस के नेता सही समय का जिक्र करते रहे। इसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की हार के साथ ही विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस ने इन चुनावों में इंडिया के सहयोगी दलों को साथ लिए बगैर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया था। 3 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद अब इंडिया गठबंधन के उसके कई सहयोगी दलों ने पार्टी पर बाकी दलों की अनदेखी करने का आरोप लगाया था। शुरू में गठबंधन के सहयोगियों में जो उत्साह, सहयोग और उम्मीद पटना, बेंगलुरु और मुंबई की बैठकों के दौरान देखने को मिली थी, उसमें धीरे धीरे कमी आती गई। अखिलेश ने कांग्रेस पर मध्य प्रदेश में गठबंधन न करके हारने का आरोप लगाया। इस मामले पर उनकी जुबान भले ही तीखी नहीं रही, लेकिन हार के बाद इंडिया के नेताओं के बीच लगातार बयानबाजी चली, जिसने इस गठबंधन की एकता और इसके भविष्य पर भी सवाल खड़े किए। ये केवल एक मकसद से एक हुए थे कि साल 2024 में बीजेपी और नरेंद्र मोदी का मिलकर विरोध करना है। लेकिन 3 दिसंबर के बाद उनका आत्मविश्वास डगमगाया और अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस को रोज एक न एक झटका लग रहा है। उसके नेता कब उसका साथ छोड़ दे पता नहीं चलता। जैसे ही कोई चुनाव शुरू होता है उसी समय से नेताओं का कांग्रेस छोड़कर जाना शुरू हो जाता है। क्या महाराष्ट्र, क्या मध्य प्रदेश, क्या कर्नाटक, सभी राज्यों से कांग्रेस के कई बड़े नेता या तो पार्टी छोड़ चुके हैं या छोड़ने की अटकलें लग रही है। हाल ही में कांग्रेस के नेतृत्व में कई विपक्षी पार्टियों ने इंडिया गठबंधन खड़ा किया था, लेकिन चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन टूट गया। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग में नहीं है। जयंत चौधरी बीजेपी के साथ जा चुके हैं। नीतीश कुमार फिर पलटी मार चुके हैं। शिवसेना और एनसीपी टूट चुकी है।
दोनों का नेतृत्व जिनके पास है वो कांग्रेस के खिलाफ है। चलिए इसे खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं और चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूँ। हमारे साथ हैं बीजेपी नेता दिल्ली से प्रदीप बैस जी, कांग्रेस प्रवक्ता दिल्ली से कार्तिकेय सिंह जी, आप प्रवक्ता दिल्ली से रजनीश कौशिक जी, वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से मनीष गुप्ता जी और सपा प्रवक्ता यूपी से विवेक पांडे जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले कार्तिकेय सिंह जी, जिस उत्साह के साथ आपके इस इंडिया गठबंधन की शुरुआत हुई थी वो उत्साह अब दिखाई नहीं दे रहा है और जिस तरह से आपकी सहयोगी पार्टी है वो अक्सर ये आरोप लगा रही है कि जो एक जिम्मेदारी निभानी चाहिए कांग्रेस पार्टी को वो जिम्मेदारी नहीं निभा रही है, इसलिए सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी मामला फंसा हुआ है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, पंजाब में आप पार्टी कह चुकी है हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। कई बड़े नेता भी आपका कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टी में जा चुके हैं, एनडीए में जा चुके हैं। तो अब ये गठबंधन लग रहा है कि टूट गया है। कैसे ये गठबंधन बीजेपी के सामने मजबूती से खड़ा होगा? जी आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत बात जारी होगी। गठबंधन ऐसा था, गठबंधन वैसे ही है। जब इसकी शुरुआत हुई थी, जब 28 पार्टियों के साथ शुरुआत हुई थी तो सारी पार्टियां साथ में ही थी। यही नीतीश कुमार हमारे साथ थे। यही नीतीश कुमार कहते थे कि मैं भाजपा का रथ योग और मुझे सबसे पहले जातिगत जनगणना करवाएंगे जब हम केंद्र में आएंगे। आज यही जाकर के भाजपा की गोदी में जाकर के बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो अब जो केजरीवाल जी बोल रहे हैं या तमाम जो अन्य नेता बोल रहे हैं, गठबंधन का धर्म होता है कि जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं जनता के सामने, उस पर रहना, उसके ऊपर काम करना। इसलिए लगातार मीटिंगों का दौर चलता रहा, लगातार मीटिंग चलती रही। रही बात सीट शेयरिंग की, तो कोई भी अगर बड़ा सा बड़ा युद्ध है तो कोई भी सेनापति चाहे सेना के युद्ध किस तरीके से लड़ने जा रहे हैं, क्या क्या हथियार है, ये एक समय तो या तो ये जो जितने लोग बोल रहे हैं इनको एक बार भारतीय जनता पार्टी और नड्डा गठबंधन से यहाँ पे 4 पार्टियों के साथ यूपी में है, 5 पार्टियों के साथ करने वाले महाराष्ट्र ध्यान रखिए गुप्ता जी। कार्तिक जी थोड़ी सी आपकी जो आवाज रुक रुक कर आ रही है, हम दोबारा आपके पास आएंगे। रुक कर आपकी आवाज आ रही है, दोबारा हम आपके पास आएंगे। ठीक है, रजनीश कौशिक जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? रजनीश जी, आप मुझे सुन सकते हैं? चलिए, लगता है आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही हो, ना हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। ठीक है, विवेक पांडे जी भी हैं, सपा प्रवक्ता सब। विवेक जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल आ रही है जी। विवेक जी, देखिए जिस तरह से जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो कांग्रेस के साथ आप ये उम्मीद कर रहे थे कि विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं खासकर मध्य प्रदेश में और कुछ ऐसे राज्यों में आपका गठबंधन होगा, लेकिन कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया। उसके बाद अखिलेश यादव ने भी कहा था कि जब लोकसभा चुनाव आएंगे उस वक्त हमारी बारी आएगी, हम डिसाइड करेंगे कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें देनी है। और ये तनातनी ऐसा लग रहा है कि अभी भी चली आ रही, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। आपके साथ जो लोग बड़े बड़े जो कुछ और पार्टी थे वो चले गए। नीतीश कुमार की बात करें, जिन्होंने इस गठबंधन की शुरुआत की थी, वो चले गए एनडीए में। आरएलडी जो उत्तर प्रदेश में जिसके साथ आपका गठबंधन था वो एनडीए में चले गई है। अब इस गठबंधन में आपको लगता है कि कुछ बचा है, या फिर उस मजबूती के साथ जिस मजबूती के साथ ये गठबंधन बना था और आप लोग दावे कर रहे थे वही दावा अभी भी बरकरार है? देखिए, पहले तो आपके मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित पैनलिस्टों को मैं प्रणाम समर्पित करता हूं। और चूंकि आज एक पुलवामा का भी एक ऐसा दिवस है जिसपे कि मैं संवेदना व्यक्त करना चाहूंगा आपके माध्यम से। इसके साथ आपको पता ही है कि राजनीति अवसरवादी का एक ऐसा गलियारा है जहां पर कुछ लोग पत्ते पहले खोल देते हैं, कुछ लोग अंत में खोलते हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि अगर हमने आज अपने पत्ते पहले खोल दिए होते तो शायद आरएलडी और न जाने अन्य राजनीतिक घटक दल जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा था, हम उनकी साजिशों के शिकार हो जाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, किस तरह के पत्ते खोलने की आप बात कर रहे हैं विवेक जी, किस तरह के पत्ते खोलने की आप बात कर रहे हैं? कि आखिर आप जो कह रहे हैं कि अगर हमने पत्ते खोल दिए होते, क्या आपको पता था शुरू से कि नीतीश कुमार एनडीए में जाने वाले, क्या आरएलडी एनडीए में जाने वाले, क्या आपको पता था? नहीं, देखिए, अवसरवादी घटक दलों को कहीं ना कहीं हमने एक मौका देने का काम किया, लेकिन चूंकि उनकी नीति और नियति का इतिहास जो है वो ये बात बिल्कुल स्पष्ट करता है कि वो शायद ही गठबंधन दल में अंतिम समय तक लड़ने की क्षमता बनाए रखते हैं। और उसका परिणाम सामने है। हमारा अंदेशा सही साबित हुआ। और ये तो मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई घटक दल
हमसे टूट के जा रहा है, हमसे अलग जा रहा है, तो ये तो हमारे खासकर समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में जो प्रत्याशी सालों साल से पसीना बहा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं जमीन पे समाजवादी सिद्धांतों को लेकर के, उनके लिए एक अवसर के समान है। भाई हमारे लिए कोई निराश होने जैसी बात ही नहीं है। तय तो उनको करना है जिनके अस्तित्व के ऊपर ठीक है, हमारी लेकिन ये वजह से गठबंधन बना था जीत के लिए। विवेक जी, ये गठबंधन बना था जीत के लिए, अब क्या ये अवसर आपको जीत दिलाएगा? नहीं, ये गठबंधन आज भी जीत का है। आपको तो ये तय करना है कि जो एनडीए ये कहती है कि हम बहुत सक्षम हैं, सशक्त हैं, बहुत ही मजबूत हैं, वो इन 38, 37, 39 दलों को लेकर के क्या मजबूती अपनी साबित कर पाएगी। अगर आज बीजेपी की स्थिति इतनी कमजोर नहीं होती तो अंतिम समय पे उसको नीतीश कुमार, चाहे आरएलडी की बात करिए, ऐसे घटक दलों को साथ में खींचने की आवश्यकता क्या थी। तो मुझे लगता है कि भाजपा की स्थिति कमोबेश है, भाजपा अपनी जमीन खो चुकी है, और सबसे बड़ी बात है कि भाजपा का खेमा पूरी तरह से हताश है। इस वजह से वो बैसाखी की तरह कभी इस दल को, कभी उस दल को, ऐसे दलों को लाने का प्रयास कर रहा है जिनका कम से कम थोड़ा बहुत जमीनी प्रारूप बचा हो। क्योंकि आपको याद होगा कि जो एनडीए के पुराने घटक दल जिनसे शुरू में इन्होंने गठबंधन किए, उनमें तो कई घटक दल ऐसे हैं जो केवल नाम के लिए संस्था रजिस्टर करके चुनाव के समय केवल और केवल भीड़ जमा करने का काम करते हैं। उनके तो ना सांसद लड़ते हैं ना विधायक लड़ते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन की बात करिए तो इंडिया गठबंधन के जितने घटक दल हैं उन सभी का एक सम्मानित इतिहास है, उन सभी दलों का एक सम्मानित संघर्ष का इतिहास है। उन सभी दलों के जो राजनेता रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, उनकी एक जमीन है जिसपे उनके लोग उनको। ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि अब आपके लिए अवसर है, लेकिन जिस तरह से शुरुआत में आप लोगों ने गठबंधन बना रहे थे, क्योंकि आपको लग रहा था कि आप लोग अकेले दम पर नहीं लड़ सकते बीजेपी के सामने, इसलिए आप लोग कांग्रेस हो गए, आरएलडी हो गए या दूसरे तमाम दल हो गए, आप लोग सब मिलकर बीजेपी के सामने, एनडीए के सामने अपने एक उम्मीदवार खड़ा करना चाहते थे। लेकिन मुझे लग रहा है अब वैसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अब आप इसका अवसर की तरह ले रहे हैं। अब आपका यह अवसर क्या जीत दिलाएगा, देखना होगा। तो बड़ी बात है। प्रतिभा जी, जिस तरह से विवेक जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप कमजोर हैं, एनडीए कमजोर है, इसलिए आप लोग दूसरे पार्टी को अपने साथ ले रहे हैं, क्योंकि आप कमजोर हैं, आपको नहीं लग रहा कि आप अकेले दम पर जीत पाएंगे, इसलिए एनडीए को भी तोड़ने का काम किया आपने, इसको कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपको और बाकी सारे लोगों को लेना, लेकिन चुनौती भी है। कैसे आप इन इतने सारे पार्टी को अपने साथ में रखकर कैसे चुनाव में जाएंगे? जब सीट शेयरिंग की बात होगी तो वहां पर कहीं समस्या नहीं हो जाए जिस तरह से इंडिया गठबंधन में हो रही है। प्रदीप जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? चलिए, लगता है कि हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही, दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। मनीष गुप्ता जी, जिस तरह से इंडिया गठबंधन जिस मजबूती के साथ बना था, आप क्या देखते हैं? आखिर क्या वजह है कि जैसे जैसे चुनाव पास आते जा रहे हैं वैसे वैसे इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं टूटता जा रहा है, दरकता जा रहा है? अनबन आखिर कहां से हो रही है, क्यों हो रही है, क्या वजह है? अब क्या देख रहे हैं? भगीरथ जी, मैं तो बड़ा हैरान हूं ये जान के कि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन मजबूती से बना था। इंडिया गठबंधन ने 3 या 4 मीटिंग करने के अलावा आज तक कोई काम किया ही नहीं है। क्या कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना? नहीं। क्या कोई एजेंडा डिसाइड हुआ? नहीं। क्या कोई आइडियोलॉजी की कंपेटेबिलिटी थी? नहीं। दरअसल ये इन सब दलों का सिर्फ एक एजेंडा था कि मोदी जी को हटाना है, क्योंकि हर दल में जो भ्रष्टाचारी नेता बसे हुए थे वो भ्रष्टाचारी नेता अपने दलों का सत्य उजागर कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी किसके पास है, भ्रष्टाचारी को कौन संरक्षित करता है, और मोदी निरमा पाउडर, मोदी वॉशिंग पाउडर किसके पास है? ऐसा लगता था कि अगर मोदी जी एक और टर्म आ गए तो ये सब भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे। 1 साल पहले जिस तरीके से मोदी जी ने एक अपने भाषण में कहा था कि बहुत बड़ा एसिड गिरेगा भ्रष्टाचारियों के जाल पर, और लगातार जो इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी की रेड हो रही है और करोड़ों करोड़ रुपए मिल रहे हैं, रुपए ले जाने के लिए ट्रकों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की एक संगठन बनी। अब वो संगठन चूंकि उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, उन्हें लग रहा है कि हमारे जो निजी हित हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, इस वजह से लोग अलग अलग छिटकने लगे। मैं बात करता हूं एक एक पार्टी की। पहली बात कांग्रेस की।
मजे की बात यह है, इस इंडिया गठबंधन में कांग्रेस अपना सब कुछ त्याग करने को तैयार है। इस गठबंधन को सिरे चढ़ाने के लिए वो कोई भी त्याग, कोई भी सीट शेयरिंग रेशियो मानने को तैयार हैं। किसी के लिए आगे सिर झुकाने को तैयार हैं। बस उन्हें एक चीज चाहिए कि उनके जो युवराज हैं राहुल गांधी, उनको प्रधानमंत्री पद का चेहरा बना दो। और बस भाई नीतीश जी ने कहा कि अब मैं प्रधानमंत्री का चेहरा में बन नहीं रहा और मेरे मुख्यमंत्री की सीट को तेजस्वी यादव सेंध मार रहे हैं, तो क्यों ना पलटी मार दूं। पलटी मार दी गई। उसी तरीके से जयंत चौधरी को ऐसा लगा कि मैं पहले भी एनडीए का हिस्सा था, अखिलेश जी के साथ मिलके मैं क्या पा रहा हूं, बदले में भाजपा के साथ रहकर मेरा सम्मान कितना बढ़ रहा है। और उस पर ऊपर से चोट दी चौधरी साहब को भारत रत्न का अवार्ड देने से। जैसे कहते हैं ना, जो जितना कठोर होता है उसका हृदय उतना ही मासूम होता है। तो जाटों के साथ भी यही हुआ। जाटों को के जो सबसे बड़े मसीहा थे, उनको जो इतना बड़ा सम्मान दिया, अब उनके पास वो कहते हैं मेरे पास कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं। मामला बदल गया। इसके बाद आप देख रहे हैं भाजपा की कितनी तैयारी है। जिस स्टेट में घुसते हैं वहां के लोग रिजाइन करके बीजेपी ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तैयारी तो का जिक्र आपने किया। धीरे धीरे एक एक घटक आगे हटता जा रहा है। ठीक है, एक एक दल आगे हटता जा रहा है। अब इसमें भगीरथ जी एक दो बात और कहूंगा। अब इसमें देखिए, आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से कांग्रेस के कटोरे में एक सीट की भीख डालने का प्रयास किया है, निश्चित रूप से ये बेहूदगी बड़ा अटेम्प्ट है। कांग्रेस इतने स्तर पर नहीं आई है कि उसे 7 में से 1 सीट दे दिल्ली। इस तरह की अगर बेहूदगी अगर होगी तो कांग्रेस इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी, चाहे अपने अस्तित्व की लड़ाई इसको लड़नी पड़ी। इसी तरीके से तृणमूल कांग्रेस ने भी यही किया कि हम आपको बंगाल में 2 सीट देंगे। समाजवादी पार्टी ने भी यही किया। कह सकते हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर बहुत जगह मामला फंसा हुआ था, इसलिए जो बहुत सारे बड़े बड़े गठबंधन में जो पार्टियां थी वो कहीं ना कहीं छिटकती चली गई और सबने कहा हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। देखना होगा कि अभी भी कुछ सीट शेयरिंग को लेकर बात बन पाएगी, प्रदीप वैद्य जी। लेकिन जिस तरह से सपा प्रवक्ता विवेक जी कह रहे थे कि एनडीए कमजोर है, इसलिए आपको दूसरे पार्टियों को अपने साथ जोड़ना पड़ रहा है। कई तो ऐसी पार्टियां हैं जो चुनाव भी नहीं लड़ती हैं, लेकिन तब भी उनको आपने जोड़ के रखा हुआ। इसलिए जो इंडिया गठबंधन में पार्टियां थी, चाहे आरएलडी की बात कर दे, जेडीयू की बात कर दे, आपने इन पार्टियों को अपने साथ लाने की कोशिश की और इसमें सफल हुए, क्योंकि आपको लग रहा था कि इंडिया गठबंधन मजबूत होते जा रहा है, इसलिए हमको दूसरे पार्टियों को शामिल करना पड़ेगा। ये आरोप लगा रहे विपक्षी पार्टियों के नेता आपके ऊपर। आपको मिल रही है? जी प्रदीप जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दी? हाँ जी, मैं उत्तर दूं? जी प्लीज। देखिए, आपके प्रश्न का अभी जब आवाज नहीं आ रही थी तो मैं उत्तर दे रहा था। आदरणीय मनीष जी ने अभी थोड़ी देर पहले कुछ बात कही और उसके बाद कुछ बचता नहीं है समझाने के लिए कि इनको कैसे समझाया जाए। समाजवादी पार्टी के जो वक्ता है उन्होंने बोला कि कुछ पार्टियां चुनाव भी नहीं लड़ती हैं फिर भी गठबंधन में मिलती। शायद ये पहली बार मैं कोई ऐसी बात सुन रहा होगा, कितने साल हो गए, 3-4 साल हो गए मुझे चर्चा करते हुए, लेकिन मैंने ये नहीं सुना कि कोई पार्टी इसीलिए क्योंकि रजिस्टर्ड है क्योंकि उसको चुनाव नहीं लड़ना है। कहाँ से ये लॉजिक लेके आते हैं, समझ के परे की बात है। और जैसे कहते हैं ना कि सर रेत का महल शाम के भाटे के साथ निकल जाता है, जो समुद्र के किनारे जो बच्चे रेत के महल बनाते हैं, उसी प्रकार से इंडिया गठबंधन लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुमत को सरकार चलाने का अवसर मिलता है। और अगर इन्हें बेसिक बात नहीं समझ में आ रही है, उन्होंने कितनी सारी बातें कही कि आपने कुछ घोषित किया नहीं, इतने सारे उन्होंने एग्जाम्पल दे दिए मनीष जी ने, लेकिन इसके बाद भी अगर ये प्रश्न इनके मन में आता है तो ये मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन जहां तक रही डरने की बात, अरे हम डर गए थे और हम आपके दलों को उठा ले गए, तो असल में बलशाली कौन हुआ, किसके पास जन समर्थन ज्यादा हुआ, इसका कोई लॉजिक है देने का क्या? ये अपने जो है विधानसभा के जो चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में और उसके बाद की इनकी इंडी गठबंधन की जो भी गतिविधियां हुई थी उसके आधार पे निकाला जा सकता है। इन्हों के पास तर्क करने के लिए कुछ बचा नहीं है। ये केवल फेस सेविंग इवेंट है। फेस सेविंग मतलब अपनी इज्जत बचाए किसी तरह से चले जा रहे हैं और इन्हें भी पता है कि हश्र क्या होगा चुनाव के बाद इनका और इनके गठबंधन का।
ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि जिस तरह से लगातार बीजेपी के नेता कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन टिकेगा नहीं, लेकिन अभी तक यहाँ पर कुछ स्थिति ऐसी दिख रही है, लेकिन देखना होगा क्या चुनाव से पहले फिर से मजबूत स्थिति में खड़ा होगा और एनडीए के सामने मुकाबले में खड़ा होगा, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त आप प्रवक्ता दिल्ली से रजनीश कौशिक जी भी जुड़ गए हैं। रजनीश कौशिक जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? रजनीश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है फिर से हमारा संपर्क उनसे टूट गया। दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। कार्तिकी सिंह, जिस वक्त आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी, देखिए तमाम तरह की यहाँ पर, चाहे अगर हम बात करें, बीजेपी के नेता ने भी बात कही यहाँ पर, मुझे लगता है आप इसका जवाब जरूर देना चाहेंगे, लेकिन इस गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका आप निभा रहे थे। अगर ये गठबंधन उस मजबूती के साथ आगे नहीं बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं सवाल तो जरूर आपसे पूछा जाएगा, और गठबंधन के जो पार्टी है, आपके सहयोगी पार्टी, वो भी आपसे सवाल कर रहे हैं। भागीरथ जी, उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज आ रही होगी। जी, आ मैं रही तो पहले ये जो वरिष्ठ पत्रकार बात कर रहे थे और इससे पहले जो भाजपा के प्रवक्ता ने बात करी, मैं तो इनसे पूछना चाहता हूँ, गठबंधन कमजोर तब होता है जब आपके सामने जो आपने मुद्दे रख करके आप आए थे, आप उस पर कॉम्प्रोमाइज करें। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये भ्रष्टाचारी है, वो भ्रष्टाचार जब इनके पास आता है ये चुप हो जाते हैं। जैसा भारतीय जनता पार्टी बोल रही है ये परिवारवाद के लोग हैं, अब जयंत चौधरी इनके पास आ गए, परिवारवाद पे बात नहीं होगी। अशोक चव्हाण आ गए, परिवारवाद पे बात नहीं होगी। अजीत पवार आ गए, परिवारवाद पे बात नहीं। लेकिन इंडिया गठबंधन जिन मुद्दों के साथ था, उसी मुद्दे के साथ अभी भी है। और भगीरथ जी, मैंने उस समय उदाहरण लिया था, मेरी आवाज नहीं गई थी। एक सेना में जब सामने युद्ध हो रहा होता है ना, तो जो सेनापति, तमाम सेना जिनके अंदर दमखम और कुवत होती है लड़ने की, वो आंखों में आंख डाल के सामने से लड़ रहे होते हैं, लेकिन जो डरपोक सहमे होते हैं ना, वो पीछे से भागना शुरू कर देते हैं। गठबंधन अपने युद्ध में देश को जिताने के लिए सामने आंख में आंख डाल करके गठबंधन, इनके नड्डा गठबंधन से लड़ने को तैयार है। जो कमजोर, जो बुजदिल है, वो छोड़ के जा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सभा प्रवक्ता ने बड़ी अच्छी बात बोली कि किसी भी पार्टी को, अगर किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता अगर जमीन पे संघर्ष करता है, 5-10 साल लगाता है उस नहीं, लेकिन गठबंधन का औचित्य तो यही था ना कि एनडीए के सामने अपना एक उम्मीदवार खड़ा करना है। ना कांग्रेस अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी, ना सपा, ना अगर बसपा तो अब आपके साथ नहीं है, ना तृणमूल कांग्रेस, ना दूसरी पार्टी। आप एनडीए के सामने एक उम्मीदवार खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उसमें आप सफल नहीं हो पा रहे हैं ना। तृणमूल कांग्रेस अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी, आप अपना अलग से उम्मीदवार खड़ा करेंगे, आप पार्टी अपना उम्मीदवार अलग से खड़ा करेगी। सपा के साथ भी सीट शेयरिंग पर पता नहीं बात बनेगी नहीं बनेगी। सवाल तो यही है ना, जिस उम्मीद के साथ, जिस टारगेट के साथ, जिस एम के साथ आप ये गठबंधन बना रहे थे, वो पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए सवाल हम कर रहे हैं। सवाल का जवाब आप के सवाल के रूप में एक उत्तर दे देता हूं आपको। महाराष्ट्र में अजीत पवार के एनसीपी के साथ गठबंधन में, एकनाथ शिंदे के साथ गठबंधन में, भाजपा के साथ गठबंधन में और राम अठावले जी के गठबंधन में, वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी नड्डा गठबंधन जो अपना कैंडिडेट खड़ा करेगा, ठीक है, इस पर मैं आपसे विस्तार से और इसमें जवाब मांगूंगा, लेकिन क्या कांग्रेस ने यहाँ पर अपने बड़े भाई की भूमिका या बड़ी पार्टी की भूमिका सही से नहीं निभा पाई, इसलिए तृणमूल के साथ, आप पार्टी के साथ सीट शेयरिंग नहीं हो सकी, इसलिए यहाँ पर बंगाल में चाहे देख लें टीएमसी अकेले लड़ रही है, पंजाब में अकेले लड़ रही है, दिल्ली में सिर्फ एक पार्टी देने की बात कर रही है, आम आदमी पार्टी। अब बाकी दूसरी पार्टियों के साथ सीट शेयरिंग पर क्या बात होगी पता नहीं, लेकिन क्या कांग्रेस इन अपने सहयोगी पार्टियों को संभाल नहीं पाई, उनके साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा नहीं कर सकी और सफल नहीं हो सकी? भागीरथ जी, सबसे पहले अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, तो आम आदमी पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता ने, प्रवक्ता ने टीवी चैनल के डिबेट के ऊपर ये बात बोली है, तो सीट शेयरिंग के बाद कभी भी टीवी चैनल या उस पर नहीं होती है, उस पर आधिकारिक क्या पुष्टि, क्या बयान है जब वो रखा, लेकिन टीएमसी का तो आधिकारिक बयान आ चुका है, ममता बनर्जी भी बोल चुकी है, आधिकारिक बयान तो है वो टीएमसी का। टीएमसी के ऊपर हमारा भी बयान आया कि ऐसा नहीं कि वहाँ पे गठबंधन टूट गया, हमारी जो भी बातचीत है वो चल रही है, उस पर अंतिम निर्णय जल्द लिया जाएगा। मेरा कहने की 2-3 बातें थी। जब हम इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, हम पता नहीं क्यों नड्डा गठबंधन की बात नहीं करते, हम पता नहीं क्यों भूल जाते कि तमिलनाडु में एआईडीएमके के साथ है वो इनका साथ छोड़ देता है, मणिपुर में मिजो नेशनल फ्रंट के साथ है वो इनका साथ छोड़ देता है, हम उस पर बात नहीं करते। जो अपने आप को सबसे मजबूत बोलते थे वो कर्नाटक में जेडीएस का हाथ पैर जोड़ के चले आते हैं। जो अपने आप को सबसे मजबूत बोलते थे, जो बोलते थे कि मेरे लिए तो भाई इसके नीतीश कुमार के सारे दरवाजे बंद हो गए, वो चोर दरवाजे का रास्ता खोल के उनको लेकर के आते हैं। 5 पार्टियों के साथ बिहार में बैठ जाते हैं, यूपी में 4 पार्टियों के साथ बैठते हैं, महाराष्ट्र में 3 पार्टियों के साथ बैठते हैं, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण की पार्टी के साथ गठबंधन कर रखा है, टीडीपी से बात चल रही है, अकाली दल से बात चल रही है। तो ये तो कमजोरी की निशानी है ना। अगर आप बहुत मजबूत होते और आपको लगता है कि आपके दम पे, जो कहते हैं एक चेला मेरी दम पे होता, तो अपने दम पे अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे करते ना। इनकी पार्टी का तो ये हाल है, नहीं, कहीं ना कहीं आपको लग रहा था मजबूत है एनडीए, यहाँ पर मोदी सरकार मजबूत है, इसलिए तो आप भी गठबंधन बना रहे हैं ना। आप भी जी
मैं कह रहा हूं कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि मोदी सरकार को यहां पर बीजेपी को एनडीए को हराना है, आपको लग रहा था बहुत मजबूत स्थिति में, इसलिए तो आप लोग भी गठबंधन बना रहे थे ताकि एनडीए के सामने अपना एक उम्मीदवार खड़ा करें ताकि वोटों में बंटवारा नहीं हो। नहीं बिल्कुल भाई, यूपीए का यूपीए अलायंस पहले था, एनडीए अलायंस था, यूपीए अलायंस था 2004-2009 में सरकार चला रखे थे। हम थोड़ी ना इनके हवा हवाई वादे और दावे करते हैं, हम तो बड़ी स्पष्टता के साथ सामने थे भाई। यही तो बोल रहे थे ना लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री खड़े होकर कि मैं अकेला हूँ, मैं भ्रष्टाचारी हूँ, परिवारवाद, उस पर चुप हो जाते। अभी भारतीय जनता पार्टी के और जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे लंबे लंबे भाषण दे रहे थे, अभी इनका पलट के पूछिए ईडी की कार्रवाई जिन उन नेताओं पर चल रही थी जो आज भारतीय जनता पार्टी, उसके बारे में क्या कहते हैं, या उनका परिवारवाद, जिनको परिवारवाद नहीं दिख रहा है, और ये बात कर रहे थे कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम में लागू। अरे भैया, वरिष्ठ पत्रकार हो, अगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आता है चुनाव से पहले आता है, घोषणा पत्र आप थोड़ा ना कोई भी पार्टी घोषित कर देती है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया? नहीं जारी किया है। तो जब समय आता है तब होता है ना कि सीट शेयरिंग में भारतीय जनता पार्टी ने आऊंगा मनीष जी, आपके पास भी आऊंगा। लड़ने वाला है, तो ऐसी बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार, ये भ्रष्टाचार परिवार में अभी चुप्पी मार लेंगे और बोलने को तैयार नहीं हो जाएंगे और कसीदे पड़े नरेंद्र मोदी के। नरेंद्र मोदी ठीक है, चलिए आपकी सहयोगी, आप पार्टी के पास भी चले जाता हूँ, 2-3 बार कोशिश कर चुके थे हम। ठीक है, आपकी सहयोगी के पास जा रहा हूँ मैं। ठीक है रजनीश जी, एक दूसरे मीटिंग में सुन रहे थे क्या वहां जाकर के? ठीक है रजनीश जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी, आपकी रजनीश आवाज आ रही है मुझे। जी, जिस तरह से जब आपकी पार्टी का निर्माण हुआ, आपकी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी, अन्ना हजारे के आंदोलन से, उस वक्त आप पूरी तरह से कांग्रेस का विरोध कर रहे थे, यूपीए का विरोध कर रहे थे, तमाम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे भ्रष्टाचार को लेकर, लेकिन फिर भी आप इंडिया गठबंधन में शामिल हुए। लेकिन अब ये गठबंधन उतनी मजबूती से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। पंजाब में आप लोग कह चुके हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, दिल्ली में आप कह रहे हैं कि हम सिर्फ 1 सीटें देंगे, तो कैसी ये गठबंधन जिस उद्देश्य के साथ बना है उस उद्देश्य को पूरा कर पाएगा? देखिए, मुझे थोड़ा समय दीजिए आप, मैं पूरी बात अपने विस्तार से थोड़ा रखना चाहूंगा। बोलिए। जहां तक आप कह रहे हैं कि ये हमारी पार्टी आंदोलन से निकली, ये सच्चाई है, पार्टी आंदोलन से निकली, और लेकिन बीजेपी को आप देखिए, वो एक ऐसी धुर विरोधी पार्टी पीडीपी, जिसको चुनाव से एक दिन पहले तक वो गालियां देते थे, और फिर उसी पार्टी से बीजेपी ने गठबंधन करके जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई। नीतीश कुमार को अब से 1 हफ्ते पहले वो गालियां देते थे, पलटू राम और पलटू चाचा क्या क्या कहते थे, कभी कहते थे इनका डीएनए खराब है। ठीक है, तो आप भी राजनीति के रंग में रंग गए, क्योंकि आप कह रहे थे कि हम राजनीति नहीं करने आए, हम यहाँ पर सामाजिक कार्य करने आए और राजनीति बदलने आए, तो आप भी उसी राजनीति के रंग में रंग गए। बात पूरी कर मैं अपनी बात पूरी कर लूं। एक लाइन जोड़ना तो जोड़ दिया, करने दीजिए। कंप्लीट कीजिए। लोकतंत्र में 2 ग्रुप हैं गठबंधन में, एक इंडिया, 5 मिनट के लिए ऑफलाइन हो रहा है, बोलिए। एक इंडिया। जी रजनीश जी, कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी, एक इंडिया गठबंधन है, एक एनडीए गठबंधन है। जब 2 गठबंधनों की मुकाबला होगा, क्योंकि बीजेपी को जो वोट मिलती है वो मिलती है 35% के आसपास, 35 से 40%, और बाकी 60% वोटों में, 60 से 65% वोटों में है इंडिया गठबंधन। यदि जहां भी इंडिया गठबंधन की पार्टियों का आपस में कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, गठबंधन हो जाएगा, वहां पर इंडिया गठबंधन। लेकिन कहां हो रहा है? सपोर्ट तो आप भी नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट तो आप भी नहीं कर रहे हैं। पंजाब में आप अकेले लड़ रहे हैं, दिल्ली में कह रहे हैं कि हम सिर्फ 1 सीटें देंगे कांग्रेस को। जी, मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, जहां तक पंजाब का विषय है, पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में है, वहां सरकार है, और कांग्रेस वहां विपक्ष में है। दोनों ही पार्टियों का वहां जनाधार है। अब यदि एक पार्टी, दोनों में से किसी भी पार्टी का कैंडिडेट जीत के आता, गठबंधन यदि नहीं भी होगा, तो जीत के तो आएगा आम आदमी पार्टी। लेकिन वोटों का बंटवारा तो होगा ना रजनीश जी, और आप लोग वोटों का बंटवारा नहीं हो, इसलिए गठबंधन आप लोग बना रहे हैं ना। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। हाँ, और लेकिन गजब का जवाब है आपका। दिल्ली में, हरियाणा में, गोवा में, गुजरात में, वहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होने के पूरे संभावनाएं हैं। देखिए, जब 2 पार्टियां आपस में बात करती हैं, उसमें थोड़ा समय लगता है, और इस बात से हम लोग चिंतित हैं कि कांग्रेस समय ले रही है, समय काफी ज्यादा लग रहा है, क्योंकि कैंडिडेट की घोषणा, ये आपकी आवाज उधर से आपकी जो है ना, किसी की आ रही है, दोबारा रिपीट हो रही है, गूंज रही है। ठीक है, उसको हम ठीक कराते हैं, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। ये आप ठीक करा दीजिए। दोनों पार्टियां यदि पहले
समय रहते अपने अपने कैंडिडेट की घोषणा कर देगी तो हम मोदी जी को, एनडीए के कैंडिडेट को हराने में 100% कामयाब होंगे, क्योंकि समय मिल जाएगा। तो इसलिए आम आदमी पार्टी चाहती थी और अभी भी चाहती है कि जल्दी से सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो जाए और जहां जिसको लड़ना है वो मजबूती से लड़े। जो सीट आम आदमी पार्टी को मिलेंगी उन पर आम आदमी पार्टी लड़े। और जहां तक आपने दिल्ली की बात की, देखिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 62 एमएलए हैं, निगम में भी बहुमत में है आम आदमी पार्टी, और कांग्रेस के यहाँ पर ना एमएलए हैं ना निगम पार्षद हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी एक मजबूत पोजीशन में है। ठीक है, लेकिन ये बड़ा अच्छा आपका यहाँ पर आपने तरीका निकाला। पंजाब में अकेले लड़ेंगे, दिल्ली में सिर्फ एक सीट देंगे, गोवा में देखेंगे अगर सीट शेयरिंग होगी तो हम गठबंधन करेंगे। लेकिन ये गठबंधन मुझे लगता है हर किसी को समझ में नहीं आएगा। कहीं पर आप साथ लड़ रहे हैं, कहीं पर आप विपक्ष में लड़ रहे हैं, सत्ता पक्ष में लड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन मुझे बताइए विवेक पांडे जी, जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर यहाँ पर अभी बात चल रही है, आप पार्टी के नेता भी कह रहे थे सीट शेयरिंग अगर हो जाती है तो विवेक पांडे जी, क्या सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस की तरफ से टाल मटोल किया जा रहा है? समस्या कहां से हो रही है कि अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हो पाई है? विवेक जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? चलिए, लगता है कि हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। प्रदीप व्यास जी, प्रदीप जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? प्रदीप जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए ठीक है, मनीष जी के पास चलते हैं। मनीष जी, आप उस वक्त कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन क्या आपको लग लीगल रहा में है कि इंडिपेंडेंसी होती है, अथॉरिटी होती है, ओनरशिप होती है, डिसीजन लेने की पावर होती है, और सबसे बड़ी बात है कि रिस्क फैक्टर को कैसे ड्राइव करना है वो आपको पता होता है बखूबी। क्योंकि अल्टीमेटली आप जॉब करिए चाहे प्रैक्टिस करिए, दोनों में उद्देश्य एक ही होता है कि आपको रिलीफ देना है। जो भी आपके ऊपर ट्रस्ट हो रहा है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी है, उसको टाइमली फुलफिल करके रिजल्ट आपको आउटपुट निकालना है 100%। तो लीगल में एक चीज अच्छी होती है कि लीगल में चूंकि आपकी जो आपका जो लेवल है, जो फील्ड है आपका है, जो आपके सोच का इस तरह वो काफी ब्रॉड लेवल पे चलता है और चैलेंजेस आते रहते हैं। तो चैलेंजेस को आउटकम करने के लिए आप अपने आप को भी एक्सप्लोर करने की क्षमता रखते हैं वहां पे। जी विवेक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? विवेक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? विवेक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? चल, लगता नहीं सुन पा रहे। मनीष जी, आपको मेरी आवाज लगता सुनाई दे रही होगी। मनीष जी, जिस तरह से यहाँ पर सीट शेयरिंग को लेकर क्या मामला फंसा हुआ है और क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से टाल मटोल किया जा रहा है, पहले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कि अगर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करती है तो उसके हिसाब से सीट शेयरिंग होगी, लेकिन विधानसभा चुनाव में वैसा नहीं हो पाया। क्या इसलिए ये जो इंडिया गठबंधन है यहाँ पर गड़बड़ा गया और लगातार कमजोर होता जा रहा है? कि जो केसेस है, मेरिट की बात की जाए तो मेरिट पे बहुत अच्छे यहाँ पे स्कोप। ठीक है, मैं पीछे से जाऊंगा, कुछ आवाज आ रही है, इसको प्लीज थोड़ा सा डाउन कीजिए। मनीष जी, आपसे सवाल। मनीष जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? चलिए, मनीष जी को हमारी आवाज नहीं आ रही है। क्या आवाज बंद कराई? मनीष जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, कार्तिकी सिंह जी, जिस तरह से यहां पर सीट शेयरिंग को लेकर बातें हो रही हैं, क्या सीट शेयरिंग कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर टाल मटोल हो रही है? क्योंकि जो बाकी दूसरे सहयोगी पार्टी वो चाह रहे थे कि विधानसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग हो जाए, लेकिन आपके नेता यही कहते रहे समय आएगा तो इसको हम सीट शेयरिंग करेंगे, और आप लोग विधानसभा चुनाव का परिणाम देखना चाह रहे थे, लेकिन विधानसभा चुनाव परिणाम आपके मनमाफिक नहीं आया। उसके बाद से क्या ये समस्या हुई है? इसलिए चाहे अगर हम नीतीश कुमार की बात करें, जेडीयू वो चले गया, एनडीए में चले गया, आरएलडी एनडीए में चले गई, क्या आप लोग की तरफ से जो टाल मटोल किया जा रहा है इसका नुकसान हो रहा है इंडिया गठबंधन को? मिश्रा जी हैं जो कि इस समय जन्मभूमि का केस भी कर रहे हैं, देवकी नंदन जी महाराज का जो पूरा केस देख रहे हैं, तो उन्हीं के चैम्बर में है। तो चूंकि एक अच्छा जी कार्तिक जी, भारतीय जनता पार्टी से था, उस मुकाबले के अंतर्गत भी हमने 5 राज्यों में जब आप सारे वोट देखेंगे 10 लाख वोट हमारे ज्यादा थे, तेलंगाना में पूर्ण बहुमत के साथ हमने वहाँ पे सरकार बनाई थी। रही बात सीट शेयरिंग की, तो मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, और ये जो अभी पार्टी जो गठबंधन 2 ही पार्टियों की बात हुई कि आरएलडी और जेडीयू बाहर गई, उसके अलावा किसी पार्टी ने ऐसा नहीं बोल रखा है कि नहीं भाई हमें सीट शेयरिंग करके हमें सीट दिए। तो आम आदमी पार्टी आजकल बोलना शुरू किया है, तो क्या इनके दिमाग में चल रहा है और कौन सा लॉजिक लगा रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी के लोग बता सकते हैं। सीट शेयरिंग की बात होती है भागीरथ जी, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप कैंडिडेट किस सीट पे लड़ रहे हैं तो आपका जिससे मुकाबला होता है वो भी इसी हिसाब से रणनीति तय कर सकता है। तो किसी भी चुनावी प्रक्रिया में खासकर भारत के लोकतंत्र बहुत करीब आकर के और हर चीजों को समझते हुए, काल परिस्थिति को समझते हुए उस चीज से निर्णय लिया जा सकता है। तो उसके लिए सारे गठबंधन की बातें हो रही हैं, लगातार बातें चल रही हैं, लेकिन जो भी आपने जो अलग अलग हमने यहाँ पे विंग बना रखा है, भले वो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट था, भले घोषणा पत्र का था, वो लगातार मिल रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन तरीकों से मिल करके अपनी रणनीति पे लगातार चर्चा और लगातार बातचीत हो रही है।
सीट शेयरिंग की ऐसी कोई बात थी नहीं कि विपक्ष की पार्टियां जो हमारे साथ हैं, गठबंधन के साथ है, यानी कांग्रेस पार्टी के साथ है, उन्होंने ऐसा कुछ हम पे दबाव बना रखा था। नहीं, आप विधानसभा से पहले कहिए, हम नहीं, हम विधानसभा के चुनाव है। जैसे कि मैंने कहा, 5 राज्यों के चुनाव में हमारा सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ था। उस बीच में भी लगातार मीटिंग हुई है। ऐसा नहीं, नीतीश कुमार को लगातार उनको संयोजक बनाने तक के लिए बोला गया था। अब किसी का इतना निजी स्वार्थ आ गया कि उसको देश से ज्यादा फर्क अपनी कुर्सी से पड़ रहा है। और जो व्यक्ति कल तक बोल रहा था कि मुझे जातिगत जनगणना करवानी हो और मैं कहते हैं मर जाऊंगा लेकिन नहीं जाऊंगा, ये सवाल उन पार्टी से, उस पार्टी के नेता से होना चाहिए। ये सवाल जयंत चौधरी से होना चाहिए, जो कल तक किसान हितों की बात कर रहे थे, जो कल तक लेकिन कार्तिकेय जी, अगर हम राज्यों में बात कर लें तो कहीं ना कहीं हर राज्य में आपको ही वहां की जो रीजनल पार्टी उसके साथ सीट शेयरिंग करना है। तो कहीं ना कहीं आप बड़े भाई की भूमिका में, अगर वो सीट शेयरिंग अभी तक नहीं हो पा रही, क्योंकि सहयोगी पार्टी लगातार बोल रही है कि सीट शेयरिंग कर लीजिए, लेकिन नहीं हो पा रही है, तो फिर सवाल आपसे पूछेंगे ना। सहयोगी पार्टी भी कह रही है आप सीट शेयरिंग में उतनी सीरियस नहीं है। हाँ बिल्कुल, बड़ी जिम्मेदारी सर। मनीष जी, आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ कुछ समय शेयरिंग की और बड़े राज्यों के सीट शेयरिंग की बात आ रही है, तो एक महाराष्ट्र है, एक आपका तमिलनाडु है, आपका पश्चिम बंगाल है, आपका बिहार और आपका यूपी। ये बड़े राज्य हैं जहाँ पे सीधा जो इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टी है वो साथ में। तमिलनाडु में हमें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। पश्चिम बंगाल में रहा तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से लगातार बातचीत चल रही है। जेडीयू यहाँ पे गठबंधन छोड़ गई, गठबंधन ने जेडीयू को नहीं भगाया। नीतीश कुमार अपने व्यक्तिगत हितों की सुरक्षा के लिए वहां से उठ करके डर के भागे हैं बिहार से। बिहार में आरजेडी और कम्युनिस्ट पार्टी समा गठबंधन वैसे ही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन यूपी में जैसा था वैसे ही है। अजीत पवार छोड़ के गए हैं वहां पे एनसीपी, शरद पवार जी की और उद्धव ठाकरे जी की जो असली शिवसेना है, उसके साथ हम महाराष्ट्र में, तो यहाँ पे कोई गड़बड़ी की बात है ही नहीं। आप सही कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे के पास शिवसेना नहीं बची, वहां पर शरद पवार के पास एनसीपी नहीं बची, यहाँ पर जेडीयू इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में चले गई, जयंत चौधरी आरएलडी उनकी पार्टी एनडीए में चले गई, लेकिन सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मनीष जी, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर क्या कांग्रेस यहाँ पर बड़ा दिल नहीं रख पा रही है, इसलिए यहाँ पर घमासान मचा हुआ है, इसलिए अनबन हो रही है? ठीक है, मनीष जी से सवाल। ठीक है कार्तिकेय जी, आपके पास आऊंगा दोबारा आपके पास। मनीष जी, अभी विपक्ष के एक नेता कह रहे थे कि वरिष्ठ पत्रकार महोदय ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। अरे भाई, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बारे में पूछ रहा हूँ। भाई आप मुझे बता दो, आपके गठबंधन का इंटेंट मोदी के हटाने के अलावा क्या है? आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ ये कि कैसे भी करके मोदी जी को हटाने के लिए, हराने के लिए चुनाव में साथ खड़े होना है। आप पूछ रहे थे कि ईडी किस पर जारी अटैक कर रही है। आप मुझे बता दो, आज मुझे बता दो, कमलनाथ जी करप्ट है या नहीं है? इतना आवाज कान में गई कि नहीं गई? ये आज प्रोग्राम सुन पाए कि नहीं सुन पाए? अभी अरे आपकी परेशानी ये है कि सुनना नहीं चाह रहे हो। जब आप बोल रहे थे मैं चुप था। सरकार के उसको हटाने की बात है। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, अभी मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या कमलनाथ करप्ट है या नहीं है? बता दो, क्योंकि आज फैसला कर लो कि कल को अगर वो बीजेपी में शामिल हो गए तो उन्हें करप्ट कहना मत शुरू कर देना। आज बता दो, कमलनाथ करप्ट है कि नहीं है? जनता पार्टी में जाकर के पूछ लो। अजीत पवार के बारे में पूछना, शुभेंदु अधिकारी। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई। ठीक है, चलिए एक एक करके हम बात कर लेते हैं, एक एक करके हम बात कर लेते हैं। कार्तिक जी सुन लेते हैं। हाँ मनीष जी, अपनी बात पूरी कीजिए आप। भागीरथ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ईडी ने किस पर किया, किस पर नहीं किया, मैं इसमें न जाके ये बताना चाहता हूँ। ईडी ने जिस पर अटैक किया, जिस पर रेड मारी, उसके यहाँ से करोड़ों रुपए मिले और विपक्ष उनको डिफेंड करता रहा। चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो धीरज साहू हो, विपक्ष उन्हें डिफेंड करता रहा। ये विपक्ष की बहुत बड़ी गलती रही। उन्हें पार्टी से अलग करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। अब ये कहते हैं अजीत पवार, अरे भाई आज बीजेपी के पास सत्ता है, वो करप्ट लोगों को पकड़ रही है। आपके पास सत्ता हो जाए, आप पकड़ लेना, लेकिन फिलहाल कोई तो करप्ट जेल जा रहा है ना। ठीक है, लेकिन मनीष जी, यहाँ पर सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस के जो इनिशिएट होना चाहिए वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या गठबंधन में अनबन बची हुई है? देखिए, गठबंधन नाम की कोई चीज इस समय है नहीं है, खत्म हो जाएगा चुनाव आते आते। कोई 2-3 पार्टी। ठीक है, लेकिन इस पर चर्चा तो होगी ना, आखिर कमी कहां रह गई? तो जो कांग्रेस जो बड़ी पार्टी है, क्या क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर लंबे समय से सहयोगी पार्टी कह रही है सीट शेयरिंग कर लीजिए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि समय आएगा तो उसको हम जरूर करेंगे। सुनिए, सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कांग्रेस की बिल्कुल भी गलती नहीं है। यहाँ सीट शेयरिंग के मामले में कांग्रेस निश्चित रूप से फेयर है, मैं खुला कह सकता हूँ। यहाँ दूसरी पार्टियों का ऐसा भी तो हो सकता है
कि भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव को सेट कर रखा हो और कहा हो आप कांग्रेस को भाव ही मत देना, तृणमूल कांग्रेस से कहा हो हम और आप आपस में लड़ते रहेंगे, कांग्रेस को राज्य में एंटर मत करने दो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो ऐसे में कांग्रेस की गलती निकालना ठीक नहीं है। सहयोगी छोटे दल कांग्रेस को ब्लैकमेल करके उसका हिस्सा खाना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है प्रदीप भाई जी, जिस तरह से मनीष जी कह रहे हैं, आपको मेरी बात सुनाई दे रही है प्रदीप जी? प्रदीप जी, जिस तरह से मनीष जी कह रहे हैं कि आपने इंडिया गठबंधन में कुछ पार्टियों को सेट करके रखा हुआ, क्या वाकई इसमें कुछ सत्यता है कि इसलिए सीट शेयरिंग को लेकर यहां पर अभी चीजें नहीं बन पा रही हैं? सर, आपने लगता है कि आदरणीय मनीष जी के लहजे को नहीं देखा, वो उन सपा के प्रवक्ता को जिस हिसाब नहीं, ठीक है, उन्हीं के लहजे के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूं मैं। नहीं, अब देखिए हम गंभीर चर्चा से अगर आप चाहते हैं कि हाथ परिहास में उतरे तो मनीष भाई को पुनः माइक दे दीजिए, उनका अच्छा वक्ता नहीं। चलिए ठीक है चलिए, तो ठीक है, तो मुझे लगता है कि लिहाजा आप भी नहीं समझ पाए, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर सीट शेयरिंग को लेकर बात हो रही है, कांग्रेस की बात कर लेते हैं। ठीक है प्रदीप जी सुनिए, तो मेरा आपने का गंभीर सवाल, मैं आपसे गंभीर सवाल ही कर रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से इंडिया गठबंधन, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, विपक्षी पार्टी है और आपको विपक्षी पार्टियों के सामने ही आपको उनसे चुनाव लड़ना है, और अगर ये सारी पार्टी एक होकर अपना एक उम्मीदवार खड़ा करेंगी तो आपको मुश्किल हो जाएगी। घोषी उपचुनाव में ये देखा है हमने, वहां पर आपके जो उम्मीदवार थे भारी संख्या में जो भारी वोटों से हारे हैं, तो यहां पर क्या जो एक रणनीति बनाई थी आपने कि धीरे धीरे हम इंडिया जो गठबंधन में पार्टियां हैं उसको अपने पाले में लेकर आएंगे और कांग्रेस को कहीं ना कहीं अकेला कर देंगे, और ये रणनीति आपकी काम कर रही है यहां पर? समझने का प्रयास करिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में खास करके जब आम चुनाव होता है, विधानसभा के चुनाव को छोड़ दीजिए, 14-19 दो चुनाव बीत चुके हैं, तीसरा आने को है, क्या अंडर करंट है, क्या लहर है, शायद आप मेरे से ज्यादा प्रोफेशनली इसको डिफाइन कर सकते हैं। मैं तो अपनी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं तो बायस्ड हूँ अपनी पार्टी को जिताने के लिए, कुछ भी हो जाए मैं तो उसे ही जिताऊंगा और हम जीतेंगे भी। लेकिन असल में क्या होता है कि जो जनता का मूड होता है ना, उनके कृत्यों से दिखाई देता है। सरकार की जो नीतियां हैं उसको लेकर के, चाहे वो सुरक्षा की नीति हो चाहे वो विकास की नीति हो, नहीं, एक तरफ अगर इंडिया गठबंधन अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही थी, आपकी भी तो रणनीति थी ना, आपकी भी रणनीति थी, इसलिए बिहार में जेडीयू को अपने पाले में लेकर आ पाए, इसलिए उत्तर प्रदेश से आरएलडी को अपने पाले में लेकर आ पाए, अशोक चौहान जो बड़े नेता है कांग्रेस के, उनको आप अपने पाले में लेकर आ पाए, राज्यसभा टिकट दे दिया, तो कहीं ना कहीं आपकी भी तो रणनीति चल रही थी कि इंडिया गठबंधन को कैसे कमजोर किया जाए। अरे सर, आप पहले ये समझिए कि राजनीति में क्या होता है कि राजनीतिक दल जो होते हैं, हम मूल रूप से हम काडर बेस्ड पार्टी हैं, ना हमारा परिवार है, ना ही हमारा कोई क्षेत्र है और ना ही हमारी कोई भाषा, उस आधार पर हम चुनाव लड़ते हैं या बात करते हैं। तो हमारी जो बेसिकली मूल में जो विचारधारा है उसको लेकर के हम आगे चलते हैं। अब उस विचारधारा को मानने वाले अगर हमारे साथ जुड़ते जाते हैं तो हम किसी को घर में आए मेहमान को भगाया थोड़ी जाता है, आप बताइए। और चुनाव जीतना है, देश के लिए विकास का कार्य करना है, सुरक्षा, समाज को सुरक्षा देना है, ये क्या क्षेत्रीय दल? आप बताइए आज जो है राहुल गांधी, लेकिन ये बढ़िया है, जिस पार्टी को आप पहले आरोप लगाते हैं फिर आप कहते हैं वो हमारी विचारधारा में शामिल हो गई है, और आप कहते हैं सब कुछ बढ़िया है, और फिर आप मुझे बता रहे हैं कि देखिए राजनीति आप मुझे सिखा रहे हैं। मैं तो सीधा सवाल कर रहा हूं, आपकी रणनीति भी कहीं ना कहीं उसके ऊपर काम कर रही थी ना, मैं तो सीधा सवाल कर रहा हूं, आप बोलिए ना। ठीक है, हाँ हम राजनीतिक पार्टी है, हमारी भी रणनीति काम कर रही है। नहीं, मुझे आपको राजनीति सिखा के क्या प्राप्त होगा? अगर कोई दूसरे कार्यकर्ता को बताऊंगा तो वो थोड़ा हमें प्रचार में, मैं तो सीधा सवाल कर रहा हूँ, मेरे सवालों का सीधा आप जवाब दे दीजिए बस। देखिए, सीधा सा सवाल और उसकी सीधी बात समझिए कि जब विकास की धारा बहती है मोदी जी के नेतृत्व में, तो विपक्षी दल जब धुआं तार हो जाते हैं तो उनके ये आरोप समझ में आते हैं। पहले दिन से क्या नीतीश जी को इन्होंने कन्वीनर बनाया था, वो एनडीए में थे, जब भी हमारी उस तरह थी तो वो कन्वीनर हो, जॉर्ज फर्नांडिस जी के बाद वही कन्वीनर थे और उसको लेकर के चल रहे थे। छोटे से इशारे को समझना, अगर राजनीतिक दल इकट्ठा होते हैं और नहीं समझ पाते हैं तो उसी का खामियाजा इंडिया गठबंधन के रूप में दिखाई देता है। कन्वीनर आपने बनाया नहीं, हर बार अभी मनीष जी कितनी सारी सवाल पूछ गए कि आपने कोई घोषणा पत्र रखा, कुछ बात रखी, कि हर बार हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर होती थी हर मीटिंग के बाद, और उस हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही मुद्दा, एक ही राफेल लापा जाता था कि मोदी जी को हटाओ। तो वो देखिए उसका क्या हुआ, जनता भी तो देख रही है ना। रणनीति आप चाहे कुछ भी कह लें, कुछ भी कर लें, जो ठीक है, आप कह रहे हैं कि कोई रणनीति नहीं थी, आपका विकास का रथ आगे बढ़ा, इसलिए दूसरी पार्टी आपके साथ जुड़ती जा रही। ठीक है विवेक जी, क्या यहाँ पर बीजेपी की रणनीति भी काम नहीं कर रही थी? एक तरह से आप लोग गठबंधन करके अपनी रणनीति बना रहे थे बीजेपी को हटाने के लिए, बीजेपी भी लगातार, एनडीए भी लगातार कोशिश कर रही थी कि किस तरह से आपके गठबंधन को कमजोर किया जाए। विवेक जी,
चलिए, लगता है विवेक जी के पास हमारी आवाज नहीं आ रही है। रजनीश जी, यहां पर देखिए, जिस तरह से आप लोग अक्सर कहते हैं कि हम एक अलग तरह से राजनीति करते हैं, लेकिन आपकी राजनीति भी यहां पर काम नहीं आ रही है, क्योंकि यहां पर जिस तरह से इंडिया गठबंधन को मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए, कुछ ही महीने बाद लोकसभा चुनाव है, आपकी राजनीति भी यहां पर काम नहीं आ रही है। और जिस तरह से एनडीए के सामने आप लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, उसको कैसे पूरा करेंगे? देखिए, इंडिया गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ रहा है और जल्दी ही जो सीट शेयरिंग फार्मूला है वो तय हो जाएगा और सभी जितनी भी इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, चाहे दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है या और पार्टियां हैं, उनमें आपस में सीट शेयरिंग फार्मूला तय होते ही कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी जाए, क्योंकि अपने अपने लेवल पे सब पार्टियां अपने कैंडिडेट्स के नामों पर चर्चा कर रही हैं और नामों पर चर्चा में ही समय लगता है, घोषणा करने में समय नहीं लगना, इसलिए तुरंत घोषणा कर दी जाएगी और पार्टियां अपने अपने लेवल पे, बूथ लेवल पर, हमारी पार्टी भी बूथ लेवल पर तैयारी कर रही है, मीटिंगें कर रही है। ठीक है, देखना होगा कि ये मीटिंग कितनी कारगर साबित होती है, लेकिन ये जबरदस्त गठबंधन है। पंजाब में हम अकेले लड़ेंगे, दिल्ली में हम 1 सीटें देंगे, देखेंगे बाकी राज्यों में किस तरह से सीट शेयरिंग हो पाती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे, मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। समय कम है, माफी चाहूंगा, मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर सकता। प्रदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, कार्तिक सिंह जी, रजनीश कौशिक जी, मनीष गुप्ता जी, विवेक पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से यहाँ पर दरकता गठबंधन है, क्योंकि हर दिन यहाँ पर अनबन हो रहा है, सीट शेयरिंग को लेकर यहाँ पर लगातार मामला फंसा हुआ है। विधानसभा चुनाव से पहले सहयोगी पार्टी चाह रही थी सीट शेयरिंग हो, लेकिन कांग्रेस कह रही थी समय का इंतजार करेंगे। लेकिन समय के साथ इस गठबंधन में कई पार्टियां, खासकर जेडीयू की बात कर ले, आरएलडी की बात कर ले, वो इंडिया गठबंधन में वो एनडीए गठबंधन में चले गए। तो कई बड़े नेता कांग्रेस के भी बीजेपी में चले गए। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।